अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, उस पर जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है, उससे भरपूर आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज बात करते हैं जनाब, सबसे पहले हम पंजाब की सूरत हाल से मुताबिक, जहाँ पर आइनी बहरान टलने का नाम नहीं ले रहा है। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, ये मामला अब अदालत में जा चुका है। ऑपोजिशन जमातें जो पंजाब में मौजूद हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में कि ये इंतखाब जो था वज़ीर आला पंजाब का, इसको कलअदम करार दिया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आर्टिकल 63A से मुतालिक, यानी मुनहरफीन से मुतालिक, उस फैसले की रोशनी के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसको कलअदम करार दिया जाए। अब अदालत में ये मामला इस एक नुक्ते के ऊपर मौजूद है कि ये जो फैसला अब देना है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की रोशनी में, इसका इत्तलाक माजी से होगा या फिर नहीं होगा। अदालत ने ये कल तक के लिए इसको मुलतवी कर दिया, यानी 30 जून तक के लिए इस समाअत को मुलतवी किया। अब कल देखना यह है कि इस पर फैसला आता है बाकायदा तौर पर या फिर मज़ीद इसकी समातें होती हैं। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि एक मरतबा फिर से वो एहतजाज कर रहे हैं। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड के अंदर उन्होंने जलसे का ऐलान किया है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान भी वो कर सकते हैं। क्या ऐलान हो सकता है, क्या माजी के ऐलानात से मुख्तलिफ होगा। दूसरा ये है कि लॉन्ग मार्च की उन्होंने बात की थी, 6 दिन का वक्त दिया था 25 जुलाई को, लेकिन तब से लेकर अब तक, अब जून भी ख़त्म होने वाला है, कल आखिरी दिन है, तो अभी तक लॉन्ग मार्च का क्या बना है, क्या करना है उन्होंने लॉन्ग मार्च, या फिर अब वो दोबारा से जलसे जुलूस की सियासत के ऊपर आ जाएंगे। दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। तीसरा ये कि आज असम्बली में, कौमी असम्बली में जो माली साल 2022-23 का बजट है उसको मंजूर कर लिया गया है। और इस बजट के अंदर पेट्रोलियम लेवी लगाने की मंजूरी ली गई है। बतदरीज 50 रुपये का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इस वक्त जो हम पेट्रोल बेच रहे हैं उसके ऊपर लेवी सिफर है, और ये फैसला किया गया है कि हर महीने 5 रुपये के हिसाब से ये लेवी लगाई जाएगी। उसके बाद वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा जो हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि साहिब सरबत लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है और इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर भी सुपर टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन ये टैक्स सनतकार जो हैं वो कहते हैं वो पास ऑन करेंगे कस्टमर तक, कंज्यूमर तक, यानी कि महंगाई और बढ़ेगी। एक तरफ पेट्रोलियम लेवी, दूसरी तरफ ये टैक्स। तो आवाम जो पहले ही महंगाई से इतनी ज़्यादा परेशान है, कमर टूट चुकी है आवाम की, तो वो क्या मज़ीद मुतहम्मिल हो सकते हैं इस महंगाई के। तीसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। हमारे मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, सेनेटर राना मकबूल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सेनेटर साहब, सर कल का दिन बड़ा अहम है। हमजा शहबाज साहब जो हैं, अगर उनका इलेक्शन, जो इनका इंतखाब हुआ है बतौर वज़ीर आला, उसको कलअदम करार दे दिया जाता है, तो फिर मुस्लिम लीग नून और जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी हिकमत अमली क्या होगी? देखें जी, जो भी फैसला हो कल वो सामना आ जाएगा। जैसे आपने कहा कि अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो मुस्लिम लीग भी उसके लिए तैयार है। ये इलेक्शन चूँकि पूरा हाउस नहीं है अभी, तो इसके 2 राउंड होंगे वहीं असम्बली में ही, असम्बली हॉल में। पहली जो काउंटिंग होगी उसमें तो हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि 25 सीटों का इलेक्शन ही नहीं अभी तक हुआ। अब जब दूसरा राउंड होगा उसमें जो MPAs हैं ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग इसे कहते हैं, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 9 के तहत वोटिंग होगी, और जिसकी मेजॉरिटी होगी वो चीफ मिनिस्टर दोबारा इलेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हमजा शहबाज की ही मेजॉरिटी है और होगी, और वही इलेक्ट होंगे अगर हाई कोर्ट ये फैसला करती है। अगर कोई और फैसला होता है, मसलन ये 5 सीटों की काउंटर की बात आ रही है, और इसके अलावा अभी 25 सीटों का इलेक्शन होना है, और को हाई कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो उसको ओबे करना पड़ेगा, हर एक को ओबे करना चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है इसमें कोई परेशान नहीं है। अगर दोबारा इलेक्शन हाई कोर्ट ऑर्डर करती है तो ठीक है,
इसलिए तैयार है सारे और लेकिन राना मकबूल साहब, आपको नहीं लगता कि जब से ये इलेक्शन हुआ है वज़ीर आला का, कभी आइनी मसाइल, कभी हल्फ का मसला, उसके बाद कानूनी मसाइल, ये चलते ही जा रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं था कि नए इंतखाबात होते, फ्रेश मैंडेट के साथ आती, जो भी हुकूमत के पास अक्सरियत होती है वो हुकूमत बनाती और बेहतर तरीके से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को चलाया जाता? ये आपकी खासी अच्छी ये विशफुल थिंकिंग है। इलेक्शन अगर फेल भी हो गया तो कौन सा किसी ने मानने हैं, अगर वो हार गया तो। ख़ासतौर से पीटीआई ने ये कल्चर ही इवॉल्व कर लिया है कि उन्होंने कोई वो बात नहीं माननी जो उनके ख़िलाफ़ जाती हो। बाहर सूरत चूँकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, जो अब मैंने आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 9 का जिक्र किया वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। ये बात है नीयतों की। अगर आप समझते हैं कि किसी की मेजॉरिटी है तो उसे हुकूमत बनाने दें। अब यहाँ सेंटर में अगर वोट आउट किया गया है प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो वो भी तो कोई मानता नहीं है। नहीं, आपको पता ही है क्या है उसका रद्द अमल क्या है। इसलिए अगर आप खुले दिल से और जनरसली एक्सेप्ट करें लॉ को और कानून को, आइन को, तो फिर तो आपके लिए शायद मुश्किलात कम ना हो, वरना डिफरेंसेस तो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब तक सोचें सीधी ना हो तब तक तो है। हाँ, अलबत्ता अगर इलेक्शन 2018 वाला है जिसमें रिगिंग भी है और दीदा दलेरी भी है और तकेशाई भी है और हर तरह की अबडक्शन भी है, तो वो तो एक अलग बात है। अगर इस हद तक कोई बात करता है वो तो कंट्रोवर्शियल होना ही होना होता है। लेकिन ये जो सिचुएशन है वहाँ, उसमें तो सारे लोग कॉन्सेंट से गए हैं। जितने लोग बाहर आए हैं गवर्नमेंट से, सब लोगों ने यही चीखो पुकार की है कि हमारे साथ बिहेव अच्छा नहीं किया जाता था और हमें फेयर डील नहीं दी जाती थी। आप देखते हैं, और जितनी जमातें आई हैं इसमें, वो सारी की सारी जमातें, कुछ जमातें तो ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान की हद तक भी डिसेंट करती रही हैं, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। दिस इज़ ए सिचुएशन ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये बहुत अच्छा है कि पॉलिटिकल जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं। अब उनकी मेहनत, कारकर्दगी वो एक अलग सर इकट्ठी तो है, लेकिन अभी रिसेंटली जो मामलात हैं उसमें हमें असम्बलियों से वॉकआउट होता भी नजर आ रहा है, इत्तेहादियों के शिकवे भी नजर आ रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अपने इत्तेहादियों को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो खुश नजर नहीं आ रहे हैं ना। असलम बुतानी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर जो बातें की वो भी यकीनन आपको पता ही है, तो सर आप भी तो खुश नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, उनके डिफरेंसेस को जो है वो ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, उनके डिमांड्स को भी देखना चाहिए। लेजिटिमेट जो है नेगोशिएशन भी, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर ये एफर्ट कर रहे हैं कि कोई जो भी गैप हो उसको साथ साथ ब्रिज करते जाएं। ये होता है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह ही होता है, आप किसी को बांध के तो नहीं रख सकते। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो बिल्कुल आज़ादी होती है, हर आदमी जो है बात अपनी मर्जी की, अपनी राय की करता है, लेकिन उसको आप फिर मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कन्विंस करते हैं, परसुएट करते हैं और अपने एक मिशन और मैनिफेस्टो का हिस्सा बना के आगे चलते हैं। तो इसमें आपको पता है इख्तिलाफ राय तो एक नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है, इसलिए इसमें ना घबराना चाहिए ना परेशान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यही लोग आपको छोड़कर जाने की बात करने लगेंगे तो फिर तो घबराना बनता है। वैसे नदीम कुरैशी साहब, नहीं वो भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मैं वापस आती हूँ। नदीम कुरैशी साहब, सर पंजाब का मसला हो, असम्बलियों से इस्तीफों का मामला हो, लॉन्ग मार्च का मामला हो, ये तासुर बनता जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत में नहीं है तो इसलिए चाहते हैं कि वो पूरे सिस्टम को मुंजमद करके रख दें। ये तासुर क्यों बनता जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सिस्टम तो उस रोज टेक्निकली मुंजमद हो गया था जब वो असम्बलीज, जिन असम्बलीज को मौजूदा अपोजिशन 3.5 साल आरओज के नतीजे में बनने वाली असम्बलीज कहती रही, इंजर्ड इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली असम्बलीज कहती रही और जाली असम्बलीज कहती रही, और फिर उन्हीं असम्बली के कुछ अराकीन के ज़मीर खरीद कर, मुझे ये बात इस कहने में इसलिए कोई आर नहीं है, मैं भी पार्ट ऑफ द गेम था। बहुत सारे ऐसे लोग यहां बैठकर टीवी पे बात कर रहे होते हैं जो शायद चीजों से उस तरह से वाकिफ नहीं थे जिस तरह से तमाम अरकान असेंबली नेशनल के और पंजाब के डायरेक्टली इसके साथ टच थे। तो उन असेंबलीज के लोगों को इंटरेक्ट करके अपने साथ, और जब एक ऐसी गवर्नमेंट को जिसने बड़े मुश्किलात का सामना किया, कोविड जैसे चैलेंज का सामना किया, बदतरीन
अब माली बदउनवानियां की गई इस मुल्क में 2018 से पहले, और वो सारे करप्शन केसेस आज भी कोर्ट्स में और डिफरेंट इदारों में अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जाहिर है सिस्टम तो मुंजमद होना था जब आप आवाम की विश के खिलाफ जाएंगे। एक ही वक्त में दो बातें। राना मकबूल साहब का मैं जाती तौर पे बड़ा एहतराम करता हूं, और मैंने हमेशा सुना कि राजपूत बड़े खरे और दबंग होते हैं, वो भले अपनी साइड में भी कोई गलत बात हो तो उसका इजहार करते हैं, लेकिन ये सियासत की बेरहमी है कि हम जिस कैंप पे होते हैं हम जुर्रत भी नहीं कर सकते उसकी किसी नेगेटिव बात का पब्लिकली इजहार करने की। अब इन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो नताइज को तस्लीम नहीं करती। चले राना साहब मेरे सीनियर हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल भी रहे, आप माशाल्लाह पॉलिटिक्स के सुर्खेल है, ये मेरी रहनुमाई कर दे। मैं तो एक तालिब इल्म हूं कि 88 के बाद कोई ऐसा इंतखाब जिसमें PMLN को शिकस्त हुई हो और उसने नताइज को तस्लीम किया हो, चले मेरी सलाह हो जाएगी। पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना करने की जो रीत बरकरार रही आज तक, उसकी बुनियादी और अहम तरीन वजह PMLN की लीडरशिप की हटदर्मी है। बैने ही इस बार हुआ। आप पंजाब में देखें कि एक 25 लोगों को चूंकि ये माजी में ऐसा होता रहा, छांगा मांगा हो या यहां अता मोहम्मद मानिका की क़यादत में एक ग्रुप बनाकर मुस्लिम लीग काफ का शहबाज शरीफ साहब ने 5 साल गवर्नमेंट की, तो चूंकि होता ही नहीं था कि कोई शख्स अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ वोट करे उसको कोई सजा मिले। पहली बार पाकिस्तान की अदालतों ने यह फैसला किया, और मैं समझता हूं इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तानी अवाम को जाता है। इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जाता है कि जिन्होंने शऊरी तौर पे कौम को इतना मजबूत किया कि लोग जब एजिटेशन के लिए बाहर निकले तो यह फैसला आया कि ये 25 लोग जिन्होंने अपने पार्टी मैनिफेस्टो के खिलाफ 63A की खिलाफवर्जी की है उनको डी-सीट किया गया। अच्छा, होना तो यह चाहिए था कि डी-सीट होना भी एक जुर्म है, ये क्राइम एक हुआ है। ये डी-सीट वाले लोगों को इस क्राइम के करने की बुनियाद पर इंतखाब से भी नाअहल किया जाता, लेकिन उन्हें रिलीफ दिया गया। और पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन तमाम लोगों को टिकट्स दिए, और आप कॉन्स्टिट्यूंसी वेरीफाई कर ले। मेरे शहर में भी हल्के में एक इंतखाब बाई इलेक्शन हो रहा है, उन अपने कैंडिडेट्स को जो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुंतखब हुए, इन्होंने हमें मुनरिफ करवाकर उन्हें अपने साथ अटैच किया, टिकट्स दी। 100 पुलिस के लोगों का स्क्वाड, उनको जनाब एलीट फोर्स की हिफाजत में उनसे इलेक्शन कैंपेन करवाई जा रही है। मतलब सरीहन डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी, सरीहन मॉरल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी, सरीहन हमारे माशरती अकदार में जो चीजें नहीं थी उनकी खिलाफ वर्जी, और फिर उनको इलेक्शन जितवाने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को यह टारगेट दिया गया है कि जी आपने डीसी को कहा गया कि आप डीसी नहीं होंगे अगर ये हमारी मर्जी का नतीजा ना आया। अभी तो चले अल्लाह का बड़ा करम है कि सोशल मीडिया की सूरत में एक ऐसी एलिमेंट लोगों के हाथ में, एक ऐसा मॉड लोगों के हाथ में कि लोग चीजों तक खुद एक्सेस कर रहे हैं। वरना मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको तो इस तरह से कवर किया गया है कि एक न्यूज फ्लैश नहीं हो रही। आप किसी भी हुकूमती रुकन उम्मीदवार को जिसको इस बार टिकट दिया गया है, उस मुनरिफ रुकन को जो आज से 4 माह पहले तक और फिर उससे पहले 3.5 साल तक इमरान खान की कसीदा गोई करता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुआ था, और कई वुजरा थे पंजाब के, कई वुजरा, चूंकि हर गवर्नमेंट में हर इक़्तिदार में कुछ 9 रतन होते हैं। ये हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक अलमिया है कि वो तमाम पार्लिमानी पार्टी में 10, 12, 14 लोग होते हैं जो सारे डिसीजन कर रहे होते हैं, वो फेस सबको करना पड़ता है। तो हमारे भी वो कई 9 रतन अब इंतखाबी मैदान में है PMLN का टिकट लेकर। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है सर, उसकी आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा है ना कि आप लोग मिल बैठकर कोई बात ही कर लें, कोई दरमियान का रास्ता निकाल लें। हर मामला जो है आप अदालत में लेकर जाते हैं, चाहे वफाक की बात हो या फिर पंजाब की बात हो। आयशा, हमारे पास अवाम के फोरम के बाद कौन सा ऐसा फोरम है जी? आपने देखा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट को एक साजिश के तहत खत्म किया गया, और ये तो आने वाला मौर्रिख लिखेगा। आज तो शायद चीजें प्रोपगेट करके और चीजों को काउंटर आर्गुमेंट्स देकर चीजों को मिसमैनेज किया जाएगा, लेकिन मौर्रिख लिखेगा कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की, पार्लिमान की तारीख की सबसे बड़ी साजिश थी, जिसमें डायरेक्टली गैर मुल्की इन्वॉल्व हुए। और असलम भूतानी साहब ने कल या आज जो नेशनल असेंबली में स्पीच की, उन्होंने तो सारी कलई खोल के रख दी। मतलब वो फरमाते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस कि जब मेरी ना एहसान इकबाल ने बात मानी, ना वजीर आजम ने मेरी बात मानी, तो फिर मैंने उनसे फोन करवाया जिनके फोन पर सारे काम होते हैं। अब उनके फोन से मुराद ये सारी चीजें अब वाज़ेह हैं। देखिए, हम पाकिस्तान के उन तमाम ताकतवर लोगों से, ये ताकतें आर्जी होती हैं,
असल ताकत अल्लाह ताला की लेकिन है, सदा नदीम बादशाही कुरैशी रब की साहब, है। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। अवामी उमंगों के खिलाफ वो डिसीजन तो करेंगे, न्यूट्रल नहीं है। चलें जी, मैं भी यही समझता था, लेकिन असलम भूतानी साहब की जो गुफ्तगू आज मैंने सुनी वो बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। मैं ये देखें, ये किसी ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं हुई, ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जर्नलिस्ट के क्वेश्चन पे आंसर नहीं हुआ, फुल ओवर द हाउस उन्होंने कही एक बात, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। लेकिन चूंकि हमें भी मोहतात रहना है, हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम आगे बढ़े। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पंजाब में जो कुछ हुआ पिछले 3.5 माह में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब सारे सूबों में सबसे ज्यादा कोविड में स्पीडी रिकवरी पंजाब में हुई। सही, चले अब कल पता चल जाएगा, कल अदालत का क्या फैसला आता है, उसके बाद हम देखते हैं। IT, एग्रीकल्चर। ठीक है नदीम कुरैशी साहब। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, उनकी राय भी जान लेते हैं ये पंजाब की सूरत हाल से मुतालिक। आरिफ साहब, अगर कल मुमकिना तौर पर जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, अदालत उसको कलअदम करार दे देती है, तो सर क्या इसका इत्तलाक फौरी तौर पर हो जाएगा या फिर इतना वक्त होगा हमजा शहबाज साहब के पास कि वो इस फैसले को चैलेंज कर सकें? बहुत शुक्रिया आशा। पहली बात तो यह कि ये पेशीन गोई करना कि कल अदालत क्या फैसला करेगी, ये मुमकिन नहीं होता। सिर्फ हम अपनी क्या सराहियां करते हैं सर, मफरूजे पे बात कर रहे हैं ना, मैं आपको अर्ज करता हूँ। मफरूजा जो है जी, मफरूजा जो है वो बनता है मिसालों से, नज़ायर से, प्रेसिडेंट से। अब तक जो रिकॉर्ड है, जो नज़ायर और प्रेसिडेंट्स हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून को कोई परेशानी किसी तौर पर भी लाहक हुई हो। जहाँ तक अदालतों का मामला है, अदालतें काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में खुशगवार रवैया रखती हैं और बहुत मुनासिब रवैया जो अब तक हमें सामने नज़र आया है वो काफ़ी फेवरेबल रवैया है। इसलिए मैं, और जो सवालात मुरतब किए गए हैं, उन सवालात की तरतीब से भी मुझे ये अंदाज़ा होता है कि फैसला जो है वो कोई ऐसा नहीं आ रहा जो कोई अपसेट हो। बात यह है कि हमारे यहाँ चीज़ें इस हद तक, जो हमने पहले सुना था ना कानून, राना साहब से आज पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद इस तरह मुलाकात हो रही है। मैं बहुत महज़ब इंसान है, बड़ा पढ़े लिखे बंदे, लेकिन ये जो बात कुरैशी साहब ने बात की है वो वाकई दुरुस्त है कि चाहे कुरैशी साहब हो चाहे राना साहब हो, जो लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज वफा के बगैर नहीं आगे बढ़ने देती, और वफा इस हद तक होती है कि जो वो कहते हैं उसी तरह उनकी बात को फॉलो किया जाए। अब मामला ये है कि ये जो पीटीआई थी, कल तक इनका ये भी कहा करते थे कि जी हम एक पेज पे हैं। अगर आप पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग हैं तो आपको इस पेज की क्या जरूरत है? और वो पेज उसके बाद जब बदला है तो फिर अब सारी सूरत हाल ही नजर आनी शुरू होगी। मेरी उस पेज से दरखास्त है कि ये चीजें अब जिस अंदाज में नजर आ रही हैं इस अंदाज में नजर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से चेबे गोइयां हो रही थी। लोग कह रहे थे कि कोई, खुद नवाज शरीफ साहब ने भी खलाई मखलूक का लफ्ज इस्तेमाल किया। पीटीआई में नून ओपनली डिबेट हो रही है, बड़ा ओपनली डिबेट हो रही है। जर्नैलों का नाम लिया, सारी बात की, सब कुछ कहा, और उसके उस वक्त पीटीआई डिफेंड कर रही थी चूंकि वो एक पेज पर थे। बात यह है कि जब ये पेज जब तक अलग-अलग नहीं होते और पेज में जो कुछ लिखा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो अपना रोल नहीं अदा करती, और जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है वो अपना रोल नहीं प्ले करती, तो इसी तरह ही होगा। ये गैस उस वक्त भी किया जा रहा था कि ये आज इमरान खान साहब बड़े खुशी खुशी से जिस तरफ जा रहे हैं, खरामा खरामा, ये नवाज शरीफ साहब से अंजाम इनका कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। जहां तक अच्छा आरिफ साहब, ये जो राना मकबूल साहब ने मुझे बात की थी ना कि मेरी विशफुल थिंकिंग थी, जो मैंने ये सवाल किया, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये विशफुल थिंकिंग है, ये आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सूरत हाल तो मुख्तलिफ ही हमें नजर आती है ना। सर ये बता दीजिए कि अगर फर्ज, अगेन हम फर्ज कर लेते हैं, अगर ये फैसला आता है कि दोबारा से इलेक्शन होगा वजीर आला का पंजाब असम्बली के अंदर, तो सर ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं 17 जुलाई को, ये उससे पहले होगा या फिर उससे बाद होगा? देखिए आयशा, पहली बात तो ये कानूनी तौर पर इसका ये जो इलेक्शन है ना कल अदम करार दिया जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो जिस अंदाज से हुआ उसको भी छोड़ दें, स्पेशली जब ये 25 मेंबर जो हैं
जिन्हें रीसीट कर दिया गया और जिनके बारे में ये कहा गया कि इनका वोट काउंट नहीं होगा, वो कोई आने वाले 5 सालों में नहीं है कि बाद में काउंट नहीं होगा, वो इसी इलेक्शन से मुताल्लिक था। क्योंकि पीटीआई ने रेफरेंस जो फाइल किया हुआ था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो गया हुआ था, वो इसी सूरत हाल से मुताल्लिक था। और वो दूसरा फैसला जो असेंबली वाला था, स्पीकर की रूलिंग वाला था, उससे पहले एक रेफरेंस फाइल हुआ था। तो उसमें अगर वो जजमेंट आई है तो उसका असर उसे रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये इसका इम्पेरेटिवली ये जजमेंट जो है इसने एग्जीक्यूट होना है इसी के इलेक्शन के ऊपर, जिसकी लेकिन आरिफ साहब, आपने यकीनन लाहौर हाईकोर्ट में जो समाअत हुई है उसको देखा होगा। सारा मामला अब फंसा हुआ इस एक पॉइंट के ऊपर है कि ये आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला माजी से इसका इत्तलाक होगा या फिर नहीं होगा। तो अब इसे माजी तो कहा नहीं जा सकता। मैं इसे माजी कहना तो मैं समझता हूँ खाम ख्याली है। उसकी वजह यह है कि आशा एक सूरत हाल डेवलप हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू हुआ, उसी वक्त चले गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हो गया और उन्होंने कहा जी कि 63A की वजाहत कीजिए और उसमें सवालात मुरतब किए गए। उसमें एक सवाल ये भी था कि क्या इनके वोट जो है वो काउंट होंगे या नहीं होंगे। उसका जवाब आते आते बहुत देर हो गई, लेकिन जब जवाब आया तो वो जवाब ये आया कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो ऊपर जहां तक मरकज था वहां उन्होंने वोट इनके नहीं शामिल किए थे, कास्ट नहीं करवाए थे। वहां तो ये बात नहीं थी, लेकिन जिस जगह वहां 25 वोट जो थे वो बाकायदा कास्ट हुए, वो तो अजर मिन शम्स है कि वो वोट जो है उनकी बुनियाद पर जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कल अदम करार दिया जाना चाहिए। बिसाइड्स कि जो वहां सिचुएशन क्रिएट हुई, जो वहां के स्पीकर का इल्जाम है, जो बाकी सूरत हाल है, उसको अपने तौर पे देखा जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसमें डिफेक्ट है वो ये है कि उन लोगों के वोट वहां काउंट किए गए जिनके काउंट नहीं होने चाहिए थे। तो अब इस मामले में मैं ये समझता हूँ विशफुल थिंकिंग किसी की नहीं है। मैं आपको एक अर्ज करूं, जो राणा साहब ने आपको विशफुल थिंकिंग ये थी कि उस वक्त कहा यह जा रहा था कि ये जो लोटे हैं जिन्हें या टर्न कोर्ट्स हैं, ये कि जी हम अगर जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो लोगों को किस तरह फेस करेंगे, इतनी महंगाई है। आज शर्म से डूब नहीं मरते कि उस वक्त की महंगाई और आज उससे 100% ज्यादा महंगाई है, और आज आप जाके लोगों को फेस करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको अब यकीन दहानी कहीं और करवा दी गई है। और ये एक बात आशा मैं आपको आज अर्ज कर दूं, अगर ये इलेक्शन मैनेज हुआ, मैन्योवर हुआ, मैनिपुलेट हुआ, तो इसका जो नुकसान पाकिस्तान को होगा वो तो होगा, जो एस्टेब्लिशमेंट को होगा वो ये होगा कि लोगों का एतबार इस इलेक्शन के प्रोसेस से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो खतरनाक, क्योंकि एक यानी 20 हल्कों के इलेक्शन में अगर वो ये देखते हैं कि इस हद तक हुकूमती मुदाखलत होती है, इलेक्शन कमीशन की इतनी जानबदारी आती है और कई लोगों का वोट जो है वो सही मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, और कोई जो पीछे खुफ्ता कुव्वतें हैं या नादीदा कुव्वतें हैं वो अपना रोल प्ले कर रही है। आरिफ चौधरी साहब, सर इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा ये बात कहता है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात 99% पुरअमन थे, सिर्फ 1% वाकयात जो हैं वो इस तरह के हुए, लेकिन वहां पर 2 जाने गई और जो भी फुटेजेस वगैरह आती रही हैं वो यकीनन आपने भी देखी होंगी, वो पूरे पाकिस्तान ने देखी है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना मकबूल साहब, अगर दोबारा से इंतखाब होता है वज़ीर आला का, तो आपका जो इत्तेहाद है इस वक्त वो मुकम्मल कर पाएगा जितनी अक्सरियत उनको चाहिए? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है 177 आप लोगों के पास हैं नंबर्स और पीटीआई के पास 168 हैं, और अगर 5 मखसूस नशिस्तें भी जारी हो जाती हैं तो इनका नंबर 173 बन जाएगा। और 1-2 लोगों को आगे पीछे करना, आपको पता है इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई आपसे नाराज़ हो गया, जाके उसने दूसरे फरीक को वोट डाल दिया, तो सर फिर क्या करेंगे? फिर तो ये निकल जाएगा पंजाब आप लोगों के हाथ से। देखें, ये वोटों का मामला है और इसमें सबके लिए एक ही तरह का मैदान लगा हुआ है। तो कहते हैं ना, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो वही इलेक्शन जीतेगा जो जीत सकता है या जिसके वोट ज़्यादा होंगे। ये कोई फिक्र की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी का मामला है।
कोई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए हमने इलेक्ट होना है, लेकिन अगर हम इलेक्ट होते हैं तो हमें होना चाहिए। इसलिए कोई मुतफक्कर नहीं है मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर। और मैं आप बाई इलेक्शन की बात भी कर लूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी जी जरूर। उसमें भी मुतफक्कर नहीं है। अच्छा। मेरे दोस्त आरिफ साहब बड़े लायक फात आदमी, उन्होंने ख़तरात का इजहार किया है, तो मैं ज़ाती तौर पे उनसे एग्री भी करता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जो जीते वो जीत जाए। लेकिन मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि वो मुस्लिम लीग ही नून ही जीतेगी। उसकी वजूहात है क्योंकि ये जुलूसों का टेक्सचर और होता है और इलेक्शन का मैकेनिक्स और होता है। नहीं सर, लेकिन जो इस वक्त महंगाई की सिचुएशन है उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी वैसी ही है? नो डाउट महंगाई, ये भी तो अवाम उन्नास को नजर आता है कि कौन ऐसा है जो इस महंगाई को दूर करेगा, सवाए इसके कि अब जो स्टेप्स हो रहे हैं, जो मेहनत की जा रही है, जिस तरह बाहर से भी कुछ मदद की जा रही है। घी की बड़ी कमी थी, उनमें से 2 जो हैं कार्गो पहुंच गए हैं, 8 कार्गो पीछे आ रहे हैं। डेली यूज़ की चीज़ों में कमी आएगी इंशाल्लाह। ये वक्ती तौर पे बहुत बड़ा क्रंच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अवाम उन्नास ये फैसला करेंगे कि मियां नवाज शरीफ का साथ छोड़ देंगे। उनको समझाया भी जा रहा है और बहुत सारे लोग ये समझ भी रहे हैं। इसलिए ये प्रिज्यूम कर लेना एक अलग बात है। वैसे तो ये भी प्रिज्यूम किया जा सकता था कि जब बाई इलेक्शन हुए हैं तो गवर्नमेंट तो थी पीटीआई की, तो 16 में से 14 सीटें अपोजिशन ने जीत ली। सारे के सारे इलेक्शन जो जीत लिए उन्होंने। सर आपको नहीं लगता उस वक्त सिचुएशन जरा मुख्तलिफ थी? आदम एतमाद से पहले मेरी बात तो सुने ना, मेरा सवाल ले लेना, लेकिन आयशा साहब 180 डिग्री सिचुएशन चेंज हुई, आपको नहीं लगता? नहीं, 180 डिग्री कितनी की चेंज हो जाएगी? लोगों की एक सेंस ऑफ एसोसिएशन होती है। ये वोटर इस तरह जल्दी नहीं किस तरफ जाता। अगर हाँ पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डिलीवर किया होता, लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला होता, तो फिर ज़रूर शायद लोग चेंज होते। लेकिन जो लोग कमिटेड हैं, बड़े मुद्दे से चल रहे हैं, नस्ल दर नस्ल वो नून लीग के वोटर्स हैं, उनका जाना छोड़ के बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो उनकी आप देखें कि इनकी कितनी ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत थी। सारे इलेक्शन जो हारे हैं, बाई इलेक्शन भी हारे हैं और कंटोनमेंट के इलेक्शन भी हारे हैं। सो मच सो जब लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ है वहाँ केपीके में, वहाँ देखें टोटल 150 सीट्स में से इनकी 40-42 सीटें थी। सर अगर आपका जो लॉयल वोटर आपके साथ है, आपको तो फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए ना, ताकि आप लोगों को फ्रेश मैंडेट मिले। आप लोग फिर क्यों इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे? इस एडवाइस को कंसिडर करते हैं आयशा जो आपने दी है, तो मैं अपने पार्टी लीडरशिप को भी बताऊंगा कि एक बहुत ही कल्चरल एंकर ने ये मशवरा दिया है, आप इस मशवरे पे गौर करें। सर आप ये बताइएगा, एक पाकिस्तानी अगर वो पार्टी मान जाए तो बड़ी मशवरा दिया है, जरूर उनको सोचना चाहिए अगर वो मान जाए। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपना मशवरा देने वाले होते हैं और बहुत सारी पार्टीज मिलकर ये फैसला कर रही हैं। ये सिर्फ नून लीग ने फैसला नहीं करना है, इसलिए सभी ने मिलकर करना है। ये इसका मैकेनिक्स इस तरह का बन गया है। इसलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह देयर इज सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा और अल्लाह करे ये इलेक्शन फेयर ही होंगे। सही, चले उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों का फ्यूचर इस वक्त रिस्क पर लगा हुआ है। बहरहाल नदीम कुरैशी साहब, सर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अक्सरियत हासिल कर लेती है तो फिर आप लोगों का क्या फैसला होगा? क्या आप लोग हुकूमत बनाएंगे या फिर असमियत तहलील की जाएंगी यहाँ पे? आयशा एक चीज आपकी इस्लाह कर दूं, अभी राणा साहब ने फरमाया कि जी 177 हैं हमारे पास पीएमएलएन के पास और उनके इत्तेहादियों के पास पंजाब में अरकान असेंबली। ऐसा नहीं है। हमजा शहबाज ने 197 वोट लिए, 25 लोग उसमें से नाअहल हो गए, उनके पास 172 की स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलक्यू हमारे पास 168 थे। 5 लोग जिनको हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया इलेक्शन कमीशन को कि आप नोटिफाई करें उन स्पेशल सीट्स पर, और अभी राणा साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि जी बाई इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हारी, बिल्कुल हमने बाई इलेक्शन लूज की है, उसकी कई वजूहत थी। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन उसी फार्मूले पर अमल करता तो फिर हमारी जो स्पेशल सीट्स थी वो 7-7 कम हो जानी चाहिए थी, कम नहीं हुई। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनली ये हमारा राइट बनता है कि उन 5 लोगों को का नोटिफिकेशन किया जाना चाहिए था कल तक।
लेकिन पीएमएलएन को बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब ने ठीक कहा, पूरा एक उनका ग्राउंड मुहैया किया जा रहा है कि किसी भी तरह से वो अपनी मतलूबा नतीजा हासिल करें। लेकिन सर इन्हीं अदालतों ने ये फैसला दिया है ना कि 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन करें। इलेक्शन कमीशन को इन्हीं अदालतों ने कहा है ना, जो आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही हैं। मैंने अदालतों के हवाले से कोई बात नहीं की, मैंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की है कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, इलेक्शन कमीशन का जो स्टाइल हमें नजर आ रहा है। और दूसरा मैं आपको एक अर्ज कर दूं, राना मकबूल साहब ने खुद पंजाब में और दीगर सूबों में पुलिस को लीड किया है। ये अपने किसी जूनियर को, अपने किसी सबऑर्डिनेट को फोन करें जिन जिलों में बाय इलेक्शन हो रहा है, कि कितनी पुलिस फोर्स लगी हुई है उन कैंडिडेट्स को सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। वहां मोबाइल स्नैचर को, मोटरसाइकिल छीनने वाले को, किसी चोर को, डाकू को, किसी जेब कुतरे को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहां रिवाज नहीं रहा ना। एक माइंड सेट हो गया कि जब ताकतवर को कोई नहीं पूछेगा तो गरीब को किसने पूछना। उन सब सारे डिस्ट्रिक्ट के वसाइल, तमाम डीसीज पिछले 15 दिन से जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बाई इलेक्शन है वहां कोई एक्टिविटी नहीं है सिवाय उन हलकों में उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के। जहां तक राणा साहब ने फरमाया कि जी अवामी हमायत पीएमएलएन के साथ है और पीएमएलएन तो नस्ल दर नस्ल की पार्टी है। सर ये 88 तक तो फिदा मोहम्मद खान और मोहम्मद खान जुनीजो की पार्टी थी, उसके बाद ये पीएमएलएन बनी है। हमने भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है। और इतनी मकबूल पार्टी अगर होती तो 2001 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये 17 नशिस्तों पर महदूद हो गई थी पूरे पाकिस्तान में। ये तो वक्त की एक चक्की है, क्योंकि इनको ये आर्ट आता है। वो लफ्ज जो इमरान खान साहब जलसों में इस्तेमाल करते हैं एक प्रोडक्ट का, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जीएनएन का कोई देखने वाला मुझसे खफा हो जाए। हालांकि इमरान खान साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक है, जो तरीकाकार इनको आता है, जैसे शेख रशीद साहब ने स्टेटमेंट दी कि जब मैं मुख्तदर हलकों के पास किसी से भी मिलने के लिए जाता था तो मुझसे पहले मौजूदा प्राइम मिनिस्टर वहां तशरीफ फरमा होते थे। तो ये अवामी मकबूलियत के जोर पर चलने वाले लोग नहीं है, ये बिहाइंड द स्क्रीन काम करने वाले लोग हैं। और जब ये मौजूदा हुकूमत जो हमारी हुकूमत थी उसको एक साजिश के तहत इन्होंने डिसलॉज किया, आपने देखा पाकिस्तानी अवाम ने क्या रिस्पॉन्ड किया। कराची से पेशावर तक, आयशा मैंने कुछ प्रोग्राम्स में देखा कि आप भी किसी जगहों पर गई हैं बतौर एंकर और आपने वहां लोगों से क्वेश्चन किए और पाकिस्तान भर के मीडिया ने बिल्कुल सर ये वही बातें हैं जो आपने पहले भी की हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने एक बात की है, क्या बात की है जरा वो सुन लें, उसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। नदीम कुरैशी साहब जी चलाइएगा। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। 217 वालों जागो, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। नदीम कुरैशी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं कि पीटीआई ने मेरे खिलाफ 2018 में साजिश की, ये क्यों अपने ही इतने अहम रुकन के खिलाफ साजिश की गई थी? देखिए जी, पार्टीज में ये सब कुछ होता रहा है। ये हमारा ये एक अलमिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो डिफरेंट लॉबीज होती है वो काम करती हैं। मैं चूंकि मुल्तान से हूं, जिस हल्के में बाई इलेक्शन आज हो रहा है और जिसका शाह महमूद साहब ने जिक्र किया वो 217 है और मेरा सूबाई हल्का 216 है। शायद मैं बेहतर अंदाज में बता सकता हूं, बिल्कुल वहां उस वक्त मैं नाम ले रहा हूं जहांगीर खान तरीन साहब ने और अब्दुल अलीम खान साहब ने पूरा सपोर्ट किया उस कैंडिडेट को और उसको वहां ऐसे वो भले आजाद हैसियत में था लेकिन उसको पोर्ट्रे किया गया कि ये तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है। बाकायदा कंपेन की गई, बाकायदा लाहौर से टीम्स आई जिन्होंने डोर टू डोर कंपेन की। और शाह महमूद कुरैशी, देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं ग्रास रूट लेवल का, मेरे हल्के में जो मुझे वोट कास्ट हुआ वो ऑलमोस्ट 60,000 था। लेकिन खान साहब को क्या इस चीज का अंदाजा नहीं था? सुने ना, क्या इमरान खान साहब को इस चीज का पता नहीं था कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है? देखिए मैं आयशा बहुत सारी चीजें ना वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। खान साहब को बहुत सारी चीजें हर रोज पता चल रही है। जब हर रोज आप किसी एक नए चेहरे को देखते हैं कि वो मुश्किल वक्त में आपकी पीठ में छुरा घोंपता है तो फिर आपको अंदाजा होता है कि दोस्तों के रूप में बाज औकात ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं जिनके जाती मफादात होते हैं। और मैं आज समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह से इमरान खान साहब पे अपने एतमाद का इजहार किया,
पाकिस्तानी अवाम ने पिछले 3.5 माह में जिस तरह से एक हजूम ठीक है की नदीम बजाय कुरैशी कौम का साहब, रूप धारा, लेकिन वो हमारी खान साहब को फिर कोताहियों पर आंखें बहुत एक ज्यादा बड़ा खोल के रखने की और एक जरूरत है। हेल्दी कहीं साइन ऐसा ना हो हमारे कि लिए। कल को पता हमारे चले लिए बड़ी कि पॉजिटिव उनकी चीज़ है। हुकूमत को निकालने में अंदर के जो उनके अपने साथी हैं वही मुलविस हैं, मुनहरफीन के अलावा। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, आरिफ चौधरी साहब की तरफ बढ़ती हूँ। आरिफ चौधरी साहब, अदालतों में जब मामला जाते हैं तो हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो खुद भी रिमार्क्स देते हैं कि ये मामला जो है पार्लियामेंट के अंदर हल होना चाहिए, इसको यहाँ पर लेकर ना आए। लेकिन अब एक रविश जो हमें नज़र आ रही है पिछले कुछ अरसे से, हर मामला अदालत के अंदर चला जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट का मामला हो, कोई दीगर सियासी मामला हो। सर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और अगर अदालत ने ही ये वाले सारे सियासी मामला हल करने हैं तो फिर पार्लियामेंट का क्या रोल रह जाता है? आयशा, पहली बात तो ये है कि जो मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा था ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। यानी ये मामला यकतरफा नहीं है। तो हमारी अदालतें बहुत ज्यादा देर तक उन्होंने ये कोशिश की है कि उन्हें इस मामले में जेर बार ना किया जाए। पॉलिटिकल मामला जो है वो आपस में सियासतदान तय करें। लेकिन यहाँ मामला कोई डिफरेंट है। मैं जरा बात भी वो करूंगा, जो सियासतदान जो है आपस में जो भी करेंगे, चूंकि ये तो आपस इनका मामला तो यही है कि जब तक तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में है। यानी अगर वही लोग कल तक जिन्हें लोटे कहा जाता था, ये उन्हें नफरत करते थे, जब वो इनके पास चले गए हैं तो अब वो क्लीन हो गए। अगर वो इमरान खान के पास आ गए थे तो वो मुजाहिद थे, बहुत बड़े लोग थे और उन्होंने बहुत जिहाद में शामिल थे, और अब इनके पास चले गए हैं तो अब और ज्यादा खूबसूरत हो गए, अच्छे लोग, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल उन्हीं के हाथों में है। असल बात इस वक्त यह मैं आपको एक अर्ज करूं कि यहाँ जो सियासत है ना, वो आज तक कहीं सियासत हुई नहीं है। सियासत जिसे जमहूरियत के साथ वाबस्ता किया जाता है कि लोग जमहूरियत जो है वो सियासत लोग करते हैं, जमहूरी अंदाज में करते हैं। चूंकि यहाँ एक खेल खेला जा रहा है बड़े अरसे से, और वो ऐसी जगह से खेला जा रहा है जो ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आती थी। आज जो हमारे सब लोगों के लिए जो लम्हा फिक्रिया है वो ये बातें नहीं है। कल अगर आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्रामों में जब हम आते थे तो जब आप नून वालों से पूछते थे तो कि जी आपने ये सवाल का जवाब दे रहा, तो वो पीछे से शुरू हो जाते थे, हमने मोटरवे बनाए, हमने फला। वो एंकर पर्सन परेशान होता था कि जनाब मैं सवाल कुछ कर रहा हूँ और आपने मोटरवे बना दिए। जी आज वही काम पीटीआई वाले कर रहे हैं। आप उनसे सवाल करती हैं तो वो कहते हैं कि जनाब देखें हमारा जो बयानिया है वो पाकिस्तान दुनिया पूरी में चल रहा है, पाकिस्तान के सब लोगों ने इमरान खान की हमायत की है, फलानी सब कर रहे हैं। अच्छा बात ये है कि ये सब चीजें हैं, खुदारा कुछ लोगों को नया फीड करे, लोगों को बताए कि जो इस वक्त चीजें हो रही हैं वो उसका इलाज क्या है। क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था जी कि क्या वो कहते हैं कि क्या इसीलिए यानी हम ये वजूद में आया था कि पाकिस्तानी जो है वो इतना तबाह हाल हो जाए। मैं आपको एक बात याद कराऊं कि जिस वक्त ये हम एटमी ताकत बने, मैं और एसएम जफर साहब गए न्यूयॉर्क में। एसएम जफर साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान एटमी होने के बाद इतना ताकतवर हो गया है कि इसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। मैं यकीन माने वहां मुझे आज तक वो बात याद है, वो नाराज भी हुए इस बात से। मैंने कहा जफर साहब पाकिस्तान तो यकीनन ऐसा मजबूत हो गया है, पाकिस्तानी इतना कमजोर हो गया है कि इसकी तरफ किसी को आंख उठाकर देखने की जरूरत ही नहीं है। आप भले एटमी ताकत है लेकिन उसके बाद आपकी गुर्बत, आपकी सियासत, और सियासत जिस तरह की मैनेज और मैनिपुलेटेड मैन्योवर सियासत है उसका क्या नतीजा है? आपके फैसले कौन कर रहा है? आप आज दरियूजागरी कहां कहां कर रहे हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर किसके सामने झुके हुए हैं? आपका मुल्क किन लोगों के हाथों में है? उसकी वजह क्या है? हमने हमेशा कोशिश ये की कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ हम लड़ते रहे और इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी कि यही कल तक जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, और जिनके साथ ये राणा साहब को नहीं मालूम कि क्या हुआ था उस वक्त और किन्होंने ये सब कुछ किया था, ये जेल में क्यों रहे थे, कौन रखने वाला था, तो वो सारी चीज जो है आज सब कुछ भूल गए हैं। आज फिर वही सारे ढूंढ रहे हैं और उन्हीं की तरह इसी तरह जनाब आज अगर उनको इशारा आ जाए दूसरों को, जो जिहाद वाले लोग हैं वो भी कहेंगे कि जनाब अब इशारा आ गया है तो अब जनाब बिल्कुल मामला थी। खुदा के वास्ते इशारा देने वालों को
इशारे लेने वालों को। पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए, ये जो गुर्बत और मुफलिसी है जिस सतह पे पहुंच रही है, लोग बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। फ्रांस का इनकलाब देन में रखे, आशा फ्रांस इनकलाब के बारे में एक फिल्म थी कि जहां अमीरों के कुत्ते जो थे उनके लिए एयर कंडीशन कमरे थे, वहां रोटियां आ रही थी और उन रोटियों पे जो लोग थे वो झपट पड़े। एक तरफ लोग इंसान थे, दूसरी तरफ कुत्ते थे, वो आपस में वो झड़प आज देखकर यकीन आईना सामने रख दिया है आरिफ चौधरी साहब, आपने आईना सामने रख दिया है तमाम सियासी जमातों के, और यकीनन उनको अपनी छवि इस आईने के अंदर देखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा हमें हर रोज कहा जा रहा है कि जनाब हम बड़े फैसले ले रहे हैं, और खुदा के बंदो क्या बड़े फैसले ले रहे हो, मुश्किल फैसले। हमें आप नाने शबीना से महरूम कर रहे हैं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपकी जायदादें, आपके मामलात वो इस हद तक ऊपर जा चुके हैं कि आपको महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा आम आदमी की हालत तो देखे जो रोटी नहीं खा सकता। सही, आपने महंगाई की बात कर ली है तो अगला हमारा टॉपिक भी आरिफ चौधरी साहब, सही, अगला हमारा टॉपिक भी जरा यही है, महंगाई। और ये जो नया महंगाई का तूफान आ रहा है आगे, वजीर आजम साहब ने तो कह दिया कि जुलाई में लोड शेडिंग भी बढ़ेगी। उसके बाद आज जो बजट मंजूर हुआ है उस पे 50 रुपए लेवी लगाने की भी बात कर दी है, मंजूरी भी हो गई है। राना मकबूल साहब से जरा बात कर लेते हैं इस बारे में। राना मकबूल साहब, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा सवाल आपसे कि सर जी, आप लोगों ने वादा किया था कि आएंगे तो रिलीफ देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल देना था, 12 रुपए फी यूनिट बिजली के देने थे, लेकिन सर इस वक्त पेट्रोल की कीमत 234 रुपए है, हर महीने 5 रुपए की लेवी लगेगी। ये कीमत कहाँ जाके रुकेगी? देखें जी, ये तो जो खड्डे खोदे गए हैं उसके नतायज हैं आपके तो सर सामने। ये खड्डे आपको पहले नहीं पता थे? मेरी बात सुन लेना आप जरा इंतजार तो करें ना, बात तो पहले सुन लेना आप। चलें सुनाएं सर। अब आप एग्रीमेंट करते हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेगुलेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, फिर उसको आप खुद ही वायलेट कर देते हैं। आपको ये पता है कि दुनिया सारी जो है इनकी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है। सो मच सो चाइना जो है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है IMF में। तो इस पॉलिसी का असर तमाम कौमों की पॉलिसी, कौम मुल्कों की पॉलिसी पे होता है। तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो आन गिरा है। ये वक्त थोड़ा है इसके लिए, जिस तरह मेहनत हो रही है। आप देखिए चाइना से कुछ रिलीफ आया है, कुछ एडिबल ऑयल के मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कतर से, कुछ वहाँ से, कुछ इंडिजिनस, और आप देखेंगे कि बाय एंड बाय चीज़ों में बेहतरी आती जाएगी। अभी कोई 2.5 महीने तो उनको हुए हैं, तो क्या वो 2.5 महीने में क्या जादू कर लेते और क्या वो मिरेकल कर देते। मैं आपकी इजाज़त से एक बात ज़रूर करूँगा, टू स्ट्रेटन द रिकॉर्ड। मेरे छोटे भाई नदीम साहब ने कहा कि इनकी तो ऐसे ही होती है इलेक्शन। 1993 जब काकड़ साहब ने निकाला था मियाँ नवाज शरीफ को, पता था निकाला था, नहीं आ सकते। कितने वोट लिए थे मियाँ नवाज शरीफ ने, पता है आपको? लाहौर की 9 सीटों में से 8, गुजरांवाले की सारी, पिंडी की सारी। ही हैड ऑलमोस्ट वन द इलेक्शंस। आगे आप आए 2008 में सारे पंजाब में ही वन। 2013 में किस तरह उसने जी, 2018 में जब सारी हवाएं मुखालिफ चल रही थी, आपके वोट नून लीग के PTI से ज़्यादा थे पंजाब में। इसलिए यह कह देना कि जी इनकी जड़ें नहीं है, नस्ल दर नस्ल लोग इनके साथ नहीं चल रहे, मैं कहता हूँ इस असेसमेंट को जरा रिवाइज करना चाहिए, रीएनालाइज करना चाहिए। बाकी ये चैलेंज बहुत बड़ा है, जैसे आपने कहा है। हाँ। इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसके ऊपर मेहनत हो रही है। सवाल कर लूं आपसे, छोड़ के भागने से रहे। सवाल भी ले लेना मेरा, सवाल भी ले। सर ये वाली जो बात है ना कि ये बारूदी सुरंगें बिछा के गए, खड्डे जो है वो बना के गए मुल्क की मईशत के अंदर, ये सिर्फ आप बात नहीं करते, और भी हमने देखे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो यही बात करते हैं कि जी उनका किया धरा है जिसको हमें भुगतना पड़ रहा है। तो सर आप लोगों को ये पहले नहीं पता था? अगर पता था तो फिर आप लोग ये क्यों कहते थे कि हम तो आके सब कुछ ठीक कर देंगे? मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि मैं ये पेश गोई कर रहा हूं कि जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है वो कर ले, क्योंकि बड़ी ऊपर जाने वाली स्टॉक मार्केट सिचुएशन आप देख लें क्या है आज। नहीं, सिचुएशन बदलती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। बड़ी खराब सिचुएशन है, लेकिन आप देखें कि आज ही नहीं सर, आप लोगों को पहले नहीं पता था?
आ गया। नहीं सर, आपको पहले नहीं पता मैं था। यही कह रहा हूं कि सब चीज़ों का इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता जितना आप समझती हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम है और इसमें इंटरनेशनल फैक्ट्स पड़े हैं। यूक्रेन की वॉर ने बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा की है पाकिस्तान के लिए, और जो गैस हमने ख़रीदनी थी वो ख़रीद रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़। और जब हमारे दोस्तों ने जनवरी 2021 में ख़रीदनी थी, $4 पर यूनिट मिल रही थी, उन्होंने नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी जानता है कि अल्लाह जानता है क्यों नहीं खरीदी। जाके उन्होंने नवंबर 2021 में खरीदी $30.5 अब $30.5 पर यूनिट खरीदी। तो जब इतनी ज्यादा अनइमेजिनेटिव हैंडलिंग हो चीजों की तो उसके नतीजे तो निकलने हैं, वो आपके सामने नतीजे जो आए हैं। और अब ऑयल की बजाय उन्होंने फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। सर, आपकी अगर बात मानो, अगर इतनी प्रेडिक्टेबल सिचुएशन नहीं होती है तो इतने ज्यादा दावे जो हैं वो भी मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कि हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो तो फिर सियासत ही हो गई। बहरहाल नदीम कुरैशी साहब, सर आप लोगों ने, सर मुझे आगे बढ़ने दे, वक्त मेरे पास दावे मोहतात तरीके से करने चाहिए। नदीम कुरैशी साहब, मैं एग्री करता हूं, दावे मोहतात तरीके से करने चाहिए। ठीक हो गया, ठीक। नदीम कुरैशी साहब, सर ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि 2 जुलाई को यानी कि हफ्ते के रोज एक मरतबा फिर से जलसा होगा। सर लॉन्ग मार्च का क्या हुआ? ये कई जो राब्ते बहाल हुए थे, किसी ने कोई पैगाम पहुंचाया था, यही तो पैगाम नहीं था कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, सूरत हाल जरा कंट्रोल में आ जाएगी? इजाजुल हक साहब लेकर आए थे किसी का पैगाम? अच्छा, मैं तो पैगामात वाली पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। पैगाम पाकिस्तान की आवाम ने दे दिया। अभी राना मकबूल साहब ने बड़ी खूबसूरती से बातों को बिल्कुल ट्रैक से चेंज कर दिया। मैं तो महंगाई पे रहूंगा जी, मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूं, गली में रहता हूं, मोहल्ले में रहता हूं, और एक आम परचून फरोश से लेकर एक रेडी वाले तक से मेरा राब्ता है। आप यकीन करें, आज जो मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब ने तकरीर की है नेशनल असेंबली में, जो जमात इस्लामी के MNA हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है कि पाकिस्तानी वो हुकूमत जो इमरान खान पर IMF की गुलामी का और 6.5 मामले सुधा कि जी स्टेट बैंक गिरवी रख दिया। नदीम कुरैशी साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आप लोगों से जो मैंने सवाल किए उसका आप लोग जवाब नहीं देते, बल्कि सिर्फ जो आपने सोचा होता है कि ये बोलना है वही सिर्फ बोला जाता है। बहरहाल इसी सारी गुफ्तगू के अंदर वक्त हमारे पास खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।